Hello everyone, this is Nisha Thutte. I welcome you all to the मेहरा क्लासेस. आई होप आप लोगों की एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी. आप लोगों ने उसकी तैयारी जो है स्टार्ट कर दी होगी. अगर नहीं की है तो ये बहुत ही सही मौका है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का. अगर आपका एमपी सेट का रिजल्ट जो है वो आप लोग को पता है कि हाँ ये फाइनल आंसर की तो आ ही चुकी है, तो अगर आप लोगों का जो स्कोर है वो उतना है कि भाई आपको लगता है कि हाँ आपका सेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए. क्योंकि इस बार जो है माइनस मार्किंग है, तो थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ तो होने ही वाला है ना. तो आज का जो लेक्चर है वो मैं लेकर आई हूँ किसके लिए, आप लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए केमिकल काइनेटिक्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, मतलब हमारी जो यूनिट 2 है उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसीलिए आप लोग की तैयारी जो है वो थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर की किस तरीके से चल रही है ना. तो उसी के लिए आपका ये यूनिट 2 का पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम जो है इसके आज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. आई होप आप लोगों ने चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया होगा. आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. ठीक है, चलिए तो शुरू करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से. देखो, केमिकल काइनेटिक्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स. कोई क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो कितने टाइम में 40 मिनट में जो है कितनी कंप्लीट होती है, 75% जो है वो कंप्लीट हो जाती है. व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ, है ना, इसकी हाफ लाइफ जो है वो पूछिए. ठीक है, तो हाफ लाइफ भाई कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जो है उसने क्या किया है, उसने हमको दिया है क्या, टी 75% जो है उसने हमको दिया है कितना, 40 मिनट्स जो है उसने हमको दिया है. क्या इतना ठीक है ना, 40 मिनट्स दिया है. और उसने हमसे पूछा है कि अगर ये टी 75% जो है कंप्लीट हुई है, कितनी 75% टाइम में जो है ये कितनी कंप्लीट हुई है, मतलब ये आपको टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर 75% है, ये 40 मिनट में कंप्लीट हो चुकी है. तो आपकी 50 मिनट्स जो है, यही रिएक्शन अगर आपकी 50 मिनट्स में अगर कंप्लीट होनी चाहिए तो ये कितनी देर में कंप्लीट होगी. ठीक है, देखो अब ये 50% अगर कंप्लीट करना है, तो अगर आप लोग को याद हो कि मैंने आप लोगों को जो है क्या करवाया था, आप लोग ने अगर सेट की तैयारी जो है वो मुझे से की है ना, तो आप लोगों को अगर याद होगा कि मैंने क्या किया है, आप लोग को एक कंप्लीटली टेबल लिखवाई थी है कि उस टेबल में T75 के लिए कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए. तो किस तरीके से होता है भाई, अगर आप लोग को याद होगा तो T75 आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कितना था, 3/2 है ना. 3/2 जो था वो आपका इतना था. ठीक है, इस तरीके से था. इसके बाद में आपका जो है ये कितना था, आपका सेकेंड टाइम जो है, अगर आपको T75 निकाला तो T75 कितना था, T75 आपका कितना था, क्या ये 2 इंटू T50 था, 2 इंटू T50 था, क्या इतना ही था, क्या T75 अगर निकाला है तो क्या ये 2 इंटू T50 था, है ना. आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को करवाया था कि भाई 2 इंटू T50 75 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो हम पूरा मेथड जो है वो पूरा मेथड अप्लाई करें, या फिर बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ क्या करें कि भाई T75 कुछ ऐसी कुछ रिएक्शन जो हमको पता है कि हाँ ये तो आनी ही आनी, और याद करना भी बहुत ईजी था, सुपर डुपर ईजी था, मैंने आपको बताया ही था, है ना. तो कितना था कि 2 इंटू T50 है T75% के लिए, और ये कितना है, ये कितना हो गया, 40 मिनट्स हो गया. तो 40 मिनट्स जो है आपका यहाँ पर T75 आया, आपको T50 निकालना है. तो T50 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में. तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट जो है यहाँ से आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना. 20 मिनट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक है, आई होप आप लोग को जो है ये क्लियरली समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताऊं कि भाई ये कैसा है ना, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T75 कितना आया था, तो ये कितना था, जैसे मैंने अभी कहा कि 3/2 इंटू T50, क्या इतना ही था, किसके लिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना. इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमको पता ही है, अभी मैंने बताया कि कितना होता है, 2 इंटू T50 होता है. अगर मैं यही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करूँ तो कितना होता है, 3 इंटू T50 होता है ना. इसी तरीके से होता है. इसके बाद में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से जो होता है 5 इंटू T50 होता है ना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो आई होप ये आप लोगों को जो है वो याद होगा. ठीक है, याद होगा, और अगर नहीं भी होगा तो हम लेक्चर में जो है इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे ही करेंगे, है ना. चलिए, तो आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो क्या होने वाली है.
ठीक है। चलिए देखो अब कैसे निकालते हैं हम। उसने हमको बता दिया कि भाई कौन सी रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए अगर हमको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मोल पर लीटर टू दी पावर क्या 1 माइनस n इंटू 1/सेकेंड। क्या यही फॉर्मूला होता है क्या, है ना, यही फॉर्मूला होता है क्या। तो देखो अब इसमें क्या करना है, n क्या है, n जो है आपका क्या है, ऑर्डर, ठीक है। क्या है n, यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है ये आपका होने वाला है कि जो भी ऑर्डर जो है आप लोगों को क्या जो जिस भी ऑर्डर के लिए निकाला है, जैसे सपोज दैट हमको निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस कितना, n की वैल्यू 0 इंटू 1/सेकेंड, है ना। कितना हो जाएगा, देखो लीटर की पावर माइनस में आ जाएगी, मतलब इनवर्स में आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहीं पे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते तो ये भी बहुत सिंपल है। किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, देखो यहाँ पर n की वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पे रखूँ, अगर n की वैल्यू मैंने कितनी रखी, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 1, है ना, 1 रखी, देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब मोल बाय लीटर जो है कंप्लीटली जो है वो कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी उसकी, और बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर कोई भी ऑर्डर जो है आप इजीली निकाल सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है आप लोग को लीटर मतलब यूनिट से हम कैसे निकालते हैं, यूनिट से जैसे हम ऑर्डर से यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट से ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों के लिए आप लोग को ट्रिक बताई थी, ठीक है। आई होप आप लोग को याद होगी और उसको भूलना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई डज द रिएक्शन रेट एक्सपोनेंशियली डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान को हम क्या कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर लगभग जो है वो दुगनी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, देखो पहली चीज तो आप लोग को ये याद रखनी है कि अगर आप लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने पर आपकी रेट जो है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाती है। पहली चीज यहाँ से आपको ये याद रखनी है, कितनी हो जाती है आपकी रेट जो है वो कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है। तो ये एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज आप लोग को अब हम याद रखेंगे कौन सी, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, कौन सा, कि भाई इसमें बोला है कि अभिक्रिया की दर लगभग जो है वो दुगनी हो तो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, तो पहले दुगनी हो रही है ये याद रखना है, दूसरी चीज क्यों हो रही है, अब हम इसकी बात कर ले। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन्स, क्या ये ठीक है, क्या डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, क्या ये ठीक है, क्या इंक्रीज इन इफेक्टिव कॉलिजन्स, क्या ये ठीक है, या फिर इंक्रीज इन मीन्स फ्री पाथ, क्या ये ठीक है, कौन सा सही होने वाला। देखो बहुत सिंपल कि भाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, अगर क्या होता है, हम जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, रीजन को समझो कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर अणु की संक्रियन ऊर्जा जो है वो पार कर जाता है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है आपके इफेक्टिव कॉलिजन, इसीलिए आपका क्या होता है कि रेट जो है वो डबल हो जाती है। मतलब समझो कि बहुत ईजी इसमें समझो कि देखो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज दैट यहाँ पर जो है कोई रिएक्टेंट है कुछ इस तरीके से, है ना, मैंने ये बनाया। अब देखो ये यहाँ पर जो है कोई रिएक्टेंट है ना, ये यहाँ तक जो है आपको पहुँचना है, ठीक है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। अगर मैंने क्या किया, इसको जो है थोड़ी सी एनर्जी दे दी, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, तो फिर उसमें तो एनर्जी आ गई, वो तो इजीली इसको पार कर जाएगा ना, इजीली पार कर जाएगा। तो देखो रीजन क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन की नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं, मतलब कि क्या होता है कि प्रभावी टक्करों की संख्या जो है वो क्या होती है यहाँ पर बढ़ जाती है। इसीलिए यही एक्चुअल रीजन है आपका किस चीज़ का, कि भाई यहाँ पर रेट जो है आपका डबल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंट इन आर्हेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको आर्हेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए, है ना, क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो क्या होती है भाई। आर्हेनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है, k इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ए बाय आई टी, है ना। तो मतलब ये किस किस में रिलेशन बताती है, तो ये आपका टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच जो है वो रिलेशन बताती है ना। इस तरीके से ये आपका होता है। तो देखो उसने पूछा है कि क्या बताता है, देखो ए को सबसे पहले तो बोलते ही क्या है, तो इसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम जिसको बोलते हैं। अब देखो ये बताता क्या है, तो ए रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। ए जो है उन टक्करों की क्या बताता है, आवृत्ति को दर्शाता है जिनका ओरिएंटेशन जो है वो सही है। देखो आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो है आपस में टकराते हैं, है ना, टकराते हैं, और उसके लिए जो है वो प्रॉपर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी जो टक्कर है वो प्रभावी होनी चाहिए, जो आपका कॉलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर जो है क्या होता है आपका जो है प्रॉपर कॉलिजन होता है ना। एक उसके लिए भी कंडीशन होती है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन को बताता है, उसमें कंडीशन ही ये है हमारी कि भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ए क्या बता रहा है यहाँ पर, ए जो है आपकी कॉलिजन फ्रिक्वेंसी को बता रहा है कि कॉलिजन फ्रिक्वेंसी मतलब क्या कि भाई उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन कितना है। ठीक है, चलिए आई होप ये भी क्लियर है। आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है ईस्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक मीडियम इन एसिडिक मीडियम। क्या ये ठीक है क्या? अब देखो थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। देखो ईस्टर हाइड्रोलिसिस बोला मतलब आप लोग को ईस्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ईस्टर क्या होता है, CH3COO क्या ये ईस्टर है ना, ये ईस्टर है। अब इसमें क्या बोला उसने, आपने को बोला है ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब इसमें आप क्या वाटर के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बनेगा आपका CH3COO, देखो CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना, ये यहाँ पर आपका ये बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका बनता है। देखो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि देखो इसमें क्या एसिड हाइड्रोलिसिस जब आपने किया है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस जब आपने इसमें किया तो देखो ईस्टर हाइड्रोलिसिस, आई एम सो सॉरी, ईस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक चलिए, ईस्टर हाइड्रोलिसिस जब आपने इसमें किया तो देखो क्या होता है कि इसमें आप जो है वाटर को क्या कर लेते हैं, इसको आप एक्सेस में ले लेते हैं, है ना, एक्सेस में ले लेते हैं, और इस एक्सेस में लेने के कारण जो आपका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ना, कि भाई उसका कॉन्सेंट्रेशन नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो आपकी ये होनी तो चाहिए थी सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये कैसी हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो हो जाती है। और क्या इसी तरीके की रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं क्या, है ना, थोड़ा सा सोचो कि इसी तरीके की रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं कि भाई अगर होना तो चाहिए था हमारा ऑर्डर हाई, लेकिन ऑर्डर कैसा हो गया, हमारा ऑर्डर जो है हमारा लो हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है ना, जो आप लोग को याद होगा कि एक टेबल थी, है ना, एक टेबल मैंने आपको बताई थी, और इस टेबल में मैंने आपको सारी वैल्यू बताई थी कि भाई ये इनवर्स रिलेशन की वैल्यू बताई थी मैंने। उसके बाद में मैंने बताया था कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए कितना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, मैंने सभी ऑर्डर्स के लिए बताया था। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर सबके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करवाए थे एक ही टेबल में, है ना, एक ही टेबल में मैंने आपको सब कुछ करवाया था कि भाई उसमें क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई T50 की वैल्यू कितनी है, T75 की वैल्यू कितनी है, T100 की वैल्यू कितनी है, 99 की वैल्यू कितनी है ना, मैंने एक ही इसमें सब इस फॉर्म में करवाया था। और अगर जो है आप लोग का सेट में आप लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में मुझसे ये जरूर पढ़ेंगे, और बहुत सुपर डुपर ईजी हो जाएगा आप लोग के इस तरीके के क्वेश्चन को करना, मतलब कि काइनेटिक्स आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है ना। चलिए देखो अब क्या है कि अभी तो मैं उस टेबल को नहीं डिस्कस करती हूँ, अभी मैं सिर्फ उसकी ट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को उसको टेबल को ही बताऊंगी तो पूरा लेक्चर उस टेबल में ही लग जाएगा, इसलिए टेबल जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में। लेकिन अभी जो है हमारा क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ और क्या है प्रारंभिक सांद्रता का संबंध जो है वो क्या होने वाला है। देखो बहुत सिंपल है कि आप लोग को मैंने बताया था क्या कि जो टी हाफ आपको निकालना है उसका रिलेशन जो है इनवर्स रिलेशन के लिए क्या होता है, सभी के लिए हम बात कर लेते हैं। देखो उसने आपको अभी सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा है, हम वन बाय वन सबके लिए देख लेते। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या था कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूँ तो ये तो इंडिपेंडेंट था, है ना, ये किसके लिए है, ये है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट
ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ आपका जीरो फर्स्ट एंड अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, क्या ये इनवर्स रिलेशन हो जाता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूँ तो 1/a का स्क्वायर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो कि भाई इसमें क्या होने वाला है। अच्छा, हमको रिलेशन पूछा था टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो हमको यही तो बताना है और हमारा निकल के भी आ चुका है कि भाई कितना है, टी हाफ और 1/a के बीच जो है कैसा इनवर्स रिलेशन यहाँ पर आपका होने वाला है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर एक्सप्लेन बाय लिंडमान थ्योरी। लिंडमान थ्योरी के अनुसार किस प्रकार की अभिक्रिया की व्याख्या करती है, ये लिंडमान थ्योरी किस प्रकार की अभिक्रिया की व्याख्या करती है, उसका नाम ही है लिंडमास यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब कि एक मॉलिक्यूल वाले उसके लिए जो है ये रिएक्शन को जो है बताता है, मतलब हम उसके अंतर्गत जो है वो किसी एक रिएक्टेंट वाले के लिए रिएक्शन पड़ता है। ऐसा इसमें एक्चुअल में होता नहीं है ना, बस इसका नाम है। होता क्या है इस थ्योरी के अंतर्गत कि भाई हम क्या बोलते हैं कि भाई यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब इसमें कि जो एक ही मॉलिक्यूल होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो है आपस में जब एक मॉलिक्यूल कोलाइड करे, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप खुद ही सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्या होता है कि इसमें दो मॉलिक्यूल जो, जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। देखो, ये दो आपस में रिएक्ट जो है वो दो ही मॉलिक्यूल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ये अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर लेता है और ये जो है वो क्या हो जाता है, ये कुछ एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाता है और यही बाद में आगे जाके जो है वो क्या करता है, प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, यही आगे जाके प्रोडक्ट देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई क्या होता है, एक मतलब एक मॉलिक्यूल ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना, इसीलिए यही बाद में जाके एक प्रोडक्ट देता है। इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम लेक्चर में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो किसके लिए है ये है आपका यूनिमॉलिक्यूलर के लिए। क्या बताता है, ये बताता है कि एक अणु अभिक्रिया टक्करों के माध्यम से सक्रिय होती है, लेकिन आपको पता है कि कॉलिजन कभी भी एक मॉलिक्यूल कोलॉइड हो ही नहीं सकता। क्या एक मॉलिक्यूल कभी भी टक्कर कर सकता है? खुद ही सोचो कि भाई एक मॉलिक्यूल है, क्या एक इफेक्टिव कॉलिजन करेगा? करेगा ही नहीं, पॉसिबल। इफेक्टिव का कॉलिजन ही नहीं करेगा, वो टकराएगा किससे, है ना, इस तरीके से। तो इसको हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा जो है वो कैसी होती है। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो है, आप इसको समझो, किसको समझो, पहले आप इसको समझो, बाद में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि देखो आपका रिएक्टेंट ये रहा, है ना, प्रोडक्ट आपका ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका प्रोडक्ट, है ना। तो जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये रिएक्टेंट आपका कहाँ, प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी रिएक्टेंट से लेकर जो आपका कौन सा, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी को ही हम क्या, मतलब वो जो गैप होता है, क्या उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या यहाँ पे इसने शो भी किया हुआ है कि क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है? बिल्कुल, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूँ कि ये रिएक्टेंट से लेकर ये एक्टिवेटेड मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनने तक, तो यही आपकी टोटल जो है यहाँ पर आपकी ये क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से डिनोट करते हैं, ये आपकी आ जाएगी, है ना। इस तरीके से दोनों में सेम यही होगा, है ना। अब इसके बाद में आपके रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट बनने तक, कहाँ से, रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट बनने तक जो आपका जो गैप होता है ना, उसको आप बोलते हैं क्या, डेल्टा एच। क्या बोलते हैं इसको आप, डेल्टा एच जो है यहाँ पर जो मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा एच। ठीक है, सिमिलरली अब देखो इसमें क्या है कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट तक यहाँ पर डेल्टा एच इतना है। तो अब देखो उसने आपको पूछा क्या है, मैं अब इसको एकदम से सब इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, सभी कुछ मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ। अब हम वापस से हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, फिर हम बात करेंगे बाकी की। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा कैसी होती है, मतलब वो डेल्टा एच और एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब कौन से रिएक्शन के लिए उसने पूछा है आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। मतलब हम आ जाते हैं इस सेकंड वाले रिएक्शन के ऊपर।
ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। अब उसने पूछा है कि क्या ये जीरो है क्या, तो देखो जीरो का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, है ना, जीरो ये इस पूरे इससे समझो, क्या यहाँ पर जीरो हो सकती है, तो नहीं, जीरो तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब देखो एक में है इक्वल टू, एक में है लेस देन, दूसरे में है ग्रेटर देन, अब ये कौन सा सही होगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पर ये कितना है, ये इतना बड़ा है, डेल्टा एच यहाँ पर इतना बड़ा है, तो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है किससे, आपके डेल्टा एच से। क्या ये रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, कि आप खुद ही देखो, जबकि अगर वो एक्सोथर्मिक होता तो एक्सोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच जो है इसमें जो है वो क्या है, रिलेशन अपोजिट है ना, इसमें रिलेशन अपोजिट है, जबकि इसमें क्या रिलेशन है, इसमें जो है आपका रिलेशन जो है वो क्या हो रहा है, इसमें आपका रिलेशन जो है वो कैसा हो रहा है कि भाई आपकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना वो कैसी है, एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि क्या आंसर है यहाँ पर ग्रेटर देन डेल्टा एच जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई ए इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस ई ए रिवर्स, सो ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच, किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिके किस कोटि की अभिक्रिया है, किस तरह की अभिक्रिया है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, किस तरीके, तो आपको याद होगा कि रेडियो एक्टिव डिके किस तरीके की रिएक्शन होती है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होती है ना। चलिए, क्या कि भाई इसमें ध्यान रखना कि जो ऑल रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सभी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही हो सकती है ना, मैनमेड या फिर कैसी हो सकती है, नेचुरल, सभी प्रकार की जो है कैसी हो सकती है रिएक्शंस प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जो है ये होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना कि जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे ना तब मैं आपको उसके फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग कराऊंगी। ठीक है, उसको प्रभावित करने के वाले कारक, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक जो है मैं आपको वहां पर करवा रही होंगी। और जब मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित करने वाले कारक कराऊंगी ना तब मैं आपको अलग अलग फैक्टर्स कराऊंगी, उसमें से एक होगा आपका कौन सा, कैटलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपका उत्प्रेरक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक। तो देखो कि भाई क्या हो रहा है कि हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है ना। देखो क्या करता है उत्प्रेरक, एक एज अ स्टोरी सुनना कि उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं क्या करता है, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया, रिएक्टेंट को रेट को बढ़ाएगा, टेम्परेचर में चेंज किया, वो भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। अगर आपने क्या किया, कैटलिस्ट का यूज़ किया, तो वो भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता ही है, लेकिन कैसे बढ़ाता है, तो वो वहाँ पर ध्यान रखना कि वहाँ पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं, ईए बोलते हैं इसको, ये क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस चेक कर लो एक बार, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, हमें ऐसा लगता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पर डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, उत्प्रेरक क्या करते हैं, एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसकी सक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगी कि अगर आप इसी तरीके से जो है आपकी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी को करना चाहते हैं, है ना, मतलब इसी तरीके से तैयारी को करना चाहते हैं, तो मेरा क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का कंप्लीट बैच। अब इस बैच में जो है ये आप कंप्लीट बैच आपको मिलेगा कहाँ पे, मेरा क्लासेस के ऐप पे। इसकी लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या फिर आप इसे जो है ईजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अगर मैं आपको की फीचर्स बता दूं इस बैच के, तो देखो इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, आपको इसमें फुल सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा। देखो इसमें आप लोग का क्या है कि आप लोगों को इस बैच की बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग को इसमें जो है अब 2026 के लिए नया बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है ना। और इस बैच में लगभग जो है आपका 3 यूनिट लगभग आपकी कंप्लीट है ना। लगभग आप ऐसा मान के चलो कि लगभग 3 यूनिट आपकी जो है इसमें कंप्लीट हो चुकी है। और उसके अलावा भी जो है वो एक एक दो यूनिट में जो कुछ एक दो पार्ट जो है 2 यूनिट के, तो मतलब आप ऐसा समझो कि लगभग आपका 40% है ना, कितना 40% सिलेबस जो है यहाँ पर आपका लगभग कवर होने को है ना। लगभग 60% सिलेबस जो है वो आप लोग का बचा हुआ है, वो भी जो है हम एग्जाम से पहले पहले पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। और कोशिश नहीं, हमारी पूरी वो रहेगी कि हम इसको जो है कंप्लीट कर ही दें। ठीक है, चलिए। तो देखो इसमें आपको सिलेबस 2026 के लिए नया बैच लॉन्च किया है। इस बैच की बहुत अच्छी खासियत मैं अगर आपको बताऊँ तो देखो इसमें क्या है कि आप लोगों को जो है कंप्लीट आप लोगों को पहले थ्योरी लेक्चर्स करवाए जाते हैं, और उस थ्योरी लेक्चर्स के बाद आप लोगों को जो है उसके MCQ प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं और ना जाना पड़े। साथ ही में जैसे ही आप लोग का चैप्टर फिनिश होगा ना, आप लोग को उसके साथ में ही जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अवेलेबल है। आप लोग मेरा क्लासेस के ऐप पर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि आप उस एप्लीकेशन पर जाएंगे। एप्लीकेशन पर जाने के बाद आप लोगों को जो है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उसमें जाएंगे ऑप्शन में। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ऑप्शन में आपको केमिस्ट्री का बैच मिलेगा, और वहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर आप यूनिट वाइज जो है हर यूनिट के आप लोग को यूनिट वाइज वहाँ पर जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। उस हर यूनिट वाइज में जो है आप लोग को जो है यूनिट वाइज में हम लोगों ने यूनिट 4 से स्टार्ट किया हुआ है, तो हर यूनिट का यूनिट 4 आपकी कंप्लीट है, यूनिट 5th कंप्लीट है, 6th भी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट होने को है ना। और इसी तरीके से यूनिट 2 में भी जो आपको 1 से 2 पार्ट कंप्लीट है, यूनिट 3 में भी लगभग 1 पार्ट जो हमने कंप्लीट कर, लगभग सब में 5-5 पार्ट है, और हम सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे के सारे पार्ट जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हर पार्ट में अगर आपने देखा होगा, अगर आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे समझ में आएगा कि वहाँ पर जो है पहले थ्योरी लेक्चर से, और उस थ्योरी लेक्चर्स के बाद में जो है आप लोग को क्या मिलेगा। पहले आप लोग को देखो वहाँ पर आप लोग को मिलेगी क्या थ्योरी लेक्चर्स, और उस थ्योरी लेक्चर्स के बाद आप लोग को क्या मिलेगा वहाँ पर आप लोग को वहाँ पर MCQ प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस मिलेगी तो मतलब आपका पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस भी है आप साथ के साथ में बैच में ही जो है आप कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि इस बार हम लोगों ने नया लेकर आए हैं कि भाई थ्योरी के साथ साथ आप लोग की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ ही में हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया है मेरा क्लासेस आप लोग के लिए। इसके साथ ही आप लोग को जो है 2024 का जो है बैच, जो ओल्ड बैच है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है इसी के साथ, है ना। तो आपको 26 का बैच तो मिल ही रहा है, उसके साथ में आप लोग को फ्री में आप लोग को 24 का बैच जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ में आप लोग को अगर कोई डाउट है तो लाइव क्लासेस आप लोग को डाउट्स में मिलेंगी। उसके अलावा आप लोग को सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने आपको अभी बता ही दिया है। इसके अलावा हर PDF के साथ जो है मतलब हर लेक्चर के साथ आप लोग को अटैच्ड PDF मिलेगी, अपडेटेड PDF एंड नोट्स भी प्रोवाइडेड है, मॉक टेस्ट एंड PYQs है, यूनिट वाइज टेस्ट, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने तैयारी अब तक स्टार्ट नहीं की है, सो एवरीवन एनरोल नाउ एंड क्रैक MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम विद अस, और कीजिए अपने MP असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा। क्योंकि तैयारी को जो है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग जो है वो बाद में तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो जो है आप लोग के लिए थोड़ी सी देर जो है वो हो जाए, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कितना बड़ा है ना, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो बिना देरी करते हुए अगर आप लोग को लगता है कि आपका सेट जो है इस बार अगर 2024 का जो है आपने सेट दिया है, आप लोग को लगता है कि आपके मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग है, आप लोग को क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल बिना देरी के जो है आप लोग को एनरोल कर लेना चाहिए। और अगर जो है आप लोग को 50-50 चांसेस है, थोड़ा सा वेट जो है वो कर लीजिए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी, थोड़ा सा वेट जो है आप लोग को कर लीजिए। साथ में जो है थोड़ी सी आप हार्ड वर्क करके जो है आप इजीली जो है सिलेबस कवर कर लेंगे। इतना भी आप लोग अपने आप पर ट्रस्ट रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन।
याद रखना कि हमेशा फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होगी ना उसकी ऑर्डर हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी आपकी। द रेट डिपेंड्स ऑन लाइट। देखो अब इसका रीजन क्या है, रीजन को समझो कि जो हम देखो हम किस बेसिस पे बोलते हैं भी ये इस ऑर्डर रिएक्शन है, हम देखते हैं इनिशियल में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर है कि भाई कितना है कैसा है, इस बेसिस पर हम देखते हैं कि भाई कितने रिएक्टेंट वहां पर है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं करते, जबकि हम क्या करते हैं बाकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन, एक तरीके से बोला जाए तो हम कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर ही देखते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में हम इंटेंसिटी पर डिपेंड होते हैं, ना कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि द रेट डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसीलिए है ना प्रकाश क्या होता है कि यह अभिक्रिया प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए आपकी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ इनिबिटर इन ए चैन रिएक्शन। अब ध्यान रखना कि इनिबिटर क्या करता है। देखो इनिबिटर क्या करता है, किसी चैन रिएक्शन में इनिबिटर का कार्य क्या होता है, क्या ये इनिशिएट करेगा कि चैन को? नहीं, चैन रिएक्शन को इनिबिएट नहीं करता। डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल, बिल्कुल देखो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है। इसका पूरा प्रोसेस समझो। देखो इनहिबिटर्स रिएक्ट विद फ्री रेडिकल। आप लोगों को पता है कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में पहले जो है क्या होता है, कोई रिएक्शन है उसमें फ्री रेडिकल बनेगा फर्स्ट स्टेप में, इनिशिएशन है ना। प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्रोपोगेशन में क्या होता है कि भाई जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और बाद में जो वहां से भी आपको फ्री रेडिकल मिलता है। और जो लास्ट स्टेप है आपका टर्मिनेशन, जिसमें टर्मिनेटर यूज होता है, वो क्या करता है, फ्री रेडिकल को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि दो फ्री रेडिकल मिलकर जो है एक बाद में प्रोडक्ट बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से है ना। तो इनिबिटर रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल एंड टर्मिनेट द चैन रिएक्शन। निरोधक क्या करते हैं, मुक्त मूलकों के साथ क्रिया करके श्रृंखला अभिक्रिया को जो है क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर रिएक्शन 2a + b, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इफ डबलिंग a मेक्स रेट 4 टाइम्स एंड डबलिंग b मेक्स रेट 2 टाइम्स, व्हाट इज इट्स रेट। यदि हमने क्या किया, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है भाई ए, है ना, ए कोई रिएक्टेंट है, ए को मैंने क्या किया, ए को मैंने यहाँ पर डबल कर दिया, है ना। तो आपका रेट जो है वो कैसा हो जा रहा है, वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, बी है, बी को क्या किया, बी को भी आपने क्या किया, डबल किया, तो आपका रेट जो है वो क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स जो है यहाँ पर हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो अब उसने पूछा है कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो इसको निकालते हैं सबसे पहले, है ना, इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो अब क्या है, रेट है यहाँ पर आपका, कि देखो इसको समझो। अच्छा देखो यही से मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर आपका क्या है, ए है ना, ए है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो इनिशियल कौन, ए का क्या था, ए को आपने डबल किया, ए को आपने जब डबल किया ये तो ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ना। ए को आपने डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, क्या ये ए का, ए देखो सिंपली ए था, ये सिंपली बी था, है ना, सिंपली ए था, सिंपली बी था। ए को आपने डबल कर दिया, ए को जब आपने डबल किया तो ए कितना था, ए को जब आपने डबल किया, देखो ये कितना है, 2 है, इनिशियल कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ए को डबल करेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में ये देखो बी कितना है, बी यहाँ पर सिंगल है, और जब आप बी को डबल कर रहे हैं ना, तो बी को आप डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो देखो बी कितना है, यहाँ पर जो बी प्रोडक्ट कितना है, बी एक ही है, बी 1 टाइम्स ही है ना। तो देखो इसमें कितना है, ये आपका था कितना 2, और 2 को आपने क्या किया, 2 जो है इसको भी आप क्या कर रहे हैं, इसको आप जो है डबल ही कर रहे हैं, लेकिन है कितना 1 टाइम्स ही है। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली जो है यहाँ पर आपका 1 टाइम्स ही रहेगा। मतलब देखो ये कितना हो जाएगा, क्या ये ए का स्क्वायर, और ये सिंपली बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है ना। इसको हम डिटेल में, बहुत डिटेल में समझेंगे हमारे कोर्स में। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु प्रपोज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अच्छा देखो अगर आप लोगों ने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे ही जाते कि भाई इस थ्योरी को किसने दिया, है ना। कि जैसे इस थ्योरी में मैंने ये यहाँ से क्वेश्चन लिया है कि भाई ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किसने दिया। तो ध्यान रखना, क्या पता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो कि भाई ये किसने दिया। ठीक है, तो देखो किसने दिया, क्या ये आर्हीनियस ने दिया, क्या नहीं, किसने दिया, आयरिंग एंड पोलैनिल ने दिया। तो क्या ये बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है आयरिंग एंड पोलैनिल ने दिया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट अ वेरी हाई प्रेशर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सर्फेसेस फॉलो विच ऑर्डर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को कि क्या बोल रहा है कि बहुत उच्च दाब पर गैसों का अधिशोषण किस कोटि का होता है। अब अगर आप लोगों ने एक रिएक्शन सुनी होगी कि प्लेटिनम की सतह पर धातुओं का अधिशोषण है ना, एड्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, प्लेटिनम की सरफेस पर गैसेस का, मतलब अमोनिया गैस का जो है एड्जॉर्प्शन होता है किस पर, प्लेटिनम की सरफेस पर। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है ना। तो देखो ये कुछ इसी से है कि बहुत उसमें भी बहुत हाई प्रेशर होता है, और एक देखो प्लेटिनम एक क्या है, प्लेटिनम एक मेटल सरफेस है, उस पर कौन है, एक गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो रही है ना, उसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो क्या ये उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है क्या, तो ध्यान रखना कि उस तरीके का क्वेश्चन की कौन सी ऑर्डर रिएक्शन में आता है, तो वो जो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी यही होता है, क्या होता है कि एक हाई प्रेशर सरफेस बिकम सैचुरेटेड, अगर बहुत हाई प्रेशर हो जाता है ना आपकी सरफेस जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है, एंड रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, रेट जो है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है, उच्च दाब पर सतह पूरी तरह भर जाती है, इसलिए जो रेट है वो दाब पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर है। सो एवरीवन, यहाँ पर जो है आपके आज का लेक्चर जो है मैं फिनिश करती हूँ, है ना। बाकी के जो लेक्चर है अभी हमारे कई सारे लेक्चर्स बाकी, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। सो आज का लेक्चर मैं यही पे फिनिश करती हूँ, बाकी के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल, मैं अपडेट दे ही चुकी। थैंक यू सो मच।